तो अभी क्या हुआ कि एक फोटो बड़ी वायरल हो रही थी, स्पेशली ग्लोबली पूरे दुनिया के अंदर। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिले हैं एक लीडर के साथ, और लीडर का नाम जो था वो था अहमद हुसैन अल सरा। अब इस बंदे के साथ इन्होंने फोटो खिंचाई, तो स्पेशल क्या था इस फोटो में कि भाई इतना वायरल हो रही है। दरअसल यही वही बंदा है जिसको आज से कुछ साल पहले आप जाओगे तो एफबीआई ने उसको मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाला हुआ था। लिस्ट में कौन से नंबर पे आता था वो एक अलग कहानी है। $10 मिलियन की इसके ऊपर बाउंटी थी। इसका पुराना नाम था अबू मोहम्मद अल जलौनी। एक टेररिस्ट ग्रुप जो अलकायदा की विंग थी उसका ये लीडर था। और अलग ही चेंज आ रहा है इस टाइम पे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में। पहले तो यही बड़ी शॉकिंग सी बात है कि एक इंसान जिसके ऊपर पहले आपने $10 मिलियन की बाउंटी लगा रखी थी, आज उसके साथ आप फोटो खिंचा रहे हो। साथ में सऊदी अरेबिया और कतर, इन दोनों कंट्रीज ने मिलके अप्रोक्सीमेटली $15-16 मिलियन का लोन था सीरिया के ऊपर, उसको चुका दिया। और आज के टाइम में सीरिया के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत तेजी से आ रहे हैं, और ये धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में पूरी दुनिया के अंदर चेंजेस लेके आएगा, क्योंकि एक नई मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। पहले आपको ये समझाना जरूरी है मेरे को कि जब भी कभी आप सीरिया की बात करोगे ना, तो यूजुअली आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत टूटा फूटा एरिया है, हर जगह डिस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है, बिल्डिंग्स टूटी पड़ी हैं, हर जगह सिर्फ बिल्डिंग्स का और इनका सबका मलबा पड़ा हुआ है। लेकिन एक्चुअली सीरिया की हकीकत टोटली ये नहीं है। सीरिया काफी एक डिफरेंट टाइप का कंट्री है, इसीलिए पहले उसका थोड़ा सा समझना जरूरी है। सीरिया को आप एक तरीके से 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। पहले तो सीरिया का जब आप नॉर्थ ईस्ट रीजन देखोगे ना, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है सीरिया का वो है कुर्दिश रीजन। और सीरिया का सदर्न रीजन देखोगे साउथ वाला, तो वहां पे रीजन पड़ता है जहां पे ड्रूज कम्युनिटी रहती है, जिसको सुवायदा बोल दिया जाता है। अगर कहीं पे किसी जगह पे प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो उसके लिए सॉरी, बाकी उसे सुवायदा बोल दिया जाता है। तो ये दो तरह के एरियाज है सीरिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट और सदर्न एरिया, ठीक है, नीचे और इधर नॉर्थ ईस्ट के साइड में। अब इन दोनों रीजन में ना सीरिया की लड़ाइयां कभी ज्यादा खास चली नहीं है। जो सीरिया के अंदर सिविल वॉर चल रहा है ना काफी डेकेड से, वो यहाँ पे नहीं चला है। ये ऐसे एरियाज है जो सेमी डेवलप्ड है, मतलब ठीक ठाक लेवल पे डेवलप्ड है और अपना अच्छा कमा खा रहे हैं और कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आगे ग्रो हो सके। दोनों ही जगह पे अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रूल करती हैं। जैसे जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसे कुर्दिश रीजन बोलते हैं, वहाँ पे कुर्दिश लोग रहते हैं। वहाँ पे एसडीएफ है जो कंट्रोल करती है, एक ऑटोनॉमी लेके बैठी हुई है। एसडीएफ की फुल फॉर्म है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक फोर्सेस है तो ये अंदाजा आप लगा सकते हो कि पहली बात तो ये कुर्दिश जो रीजन है ना, ये काफी डेमोक्रेसी में बिलीव करता है। तो क्यों करता हो, यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, कहने को वहाँ पे भी सुन्नी मुस्लिम्स की अच्छी खासी मेजोरिटी है, लेकिन वहाँ पे क्रिश्चियंस और बाकी के कुछ रिलीजियस छोटे छोटे माइनॉरिटी सेक्ट भी रहते हैं। और जो यहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं ना, वो काफ़ी फॉरवर्ड थिंकिंग है, मतलब काफ़ी लिबरल है, और वो आईएसआईएस या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बहकावे में इतनी जल्दी आते नहीं है। और सीरिया के अंदर एसडीएफ जो है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में अपना ऑटोनॉमी चलाती है, वहाँ पे यूएसए का अच्छा खासा सपोर्ट है। वहाँ के जो लोग हैं या आर्मी है उसको भी यूएसए ने काफ़ी ट्रेन करा हुआ है। दूसरा जो सुवायदा वाला रीजन आता है, ड्रूज कम्युनिटी वाला, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो पूरी दुनिया से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। बाहर के लोगों को लगेगा कि ये भी सिंपल मुस्लिम्स हैं, पर ये सच्चाई नहीं है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका जो रिलीजन है वो इस्लाम से काफ़ी मैच खाता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। ड्रूज कम्युनिटी ना तो सुन्नी से बिलोंग करते हैं ना सिया से। एक्चुअली सिया के अंदर से एक और सेक्ट निकला था जिसका अपना ही एक सोचने का तरीका है। वो लोग हज पे नहीं जाते, वो लोग रमजान में रोजा नहीं रखते, और उनके सोचने और काम करने के तरीके अलग है। वो किसी को कन्वर्ट करने में बिलीव भी नहीं रखते। उनके हिसाब से जो उनका रिलीजन है वो काफी सीक्रेट अफेयर है, और उसी तरीके से वो बिहेव करता है। और ऊपर से वो माउंटेन वाला रीजन है, तो वहां पे भी आईएसआईएस या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तो ये दो रीजन ऐसे थे जो सेमी डेवलप्ड थे और ठीक ठाक लेवल पे अपना कमा खा रहे थे, और आज की डेट में भी कमा खा रहे हैं। तो ये सीरिया के उस, जो आप सोचते हो या आपको लगता है कि सीरिया टोटल ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। तो बाकी का जो एरिया बचा, वहाँ पे मेजर दो पावर्स थी पहले से भी, और आज की डेट में भी काइंड ऑफ दो ही पावर्स हैं। दो नहीं, तीन है, पर आप दो मान लो, वो आपको समझ में आएगा कैसे। एक तो है बशर अल असद, जिसने डेकेड्स तक उस सीरिया के एरिया को कंट्रोल किया है। वो 2011 से 2010 से भी पहले वहाँ पे प्रेसिडेंट था, और अभी अगर कुछ 6 महीने या 1 साल पहले चले जाओ तो वही वहाँ पे प्रेसिडेंट था। अब उसको जो है उसका तख्ता पलट हो चुका है आज की डेट में। तो हुआ क्या कि अरब में एक अरब स्प्रिंग आई थी। अरब स्प्रिंग ये थी कि पूरे अरब के अंदर जितने भी राजाओं का किंगडम है ना, उसको चेंज करके, उनका तख्ता पलट करके वहां पे डेमोक्रेसी आई। मास प्रोटेस्ट हुए थे, और उसके पीछे जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज काफी हद तक खड़े थे उसके सपोर्ट में, यूएसए हो या यूरोपियन कंट्रीज। तो बशर अल असद की गवर्नमेंट को गिराने के लिए भी वेस्टर्न कंट्रीज का अच्छा खासा सपोर्ट था। अब उसकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए काफी सारे ऐसे जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म करा गया, या फिर जन्म हुआ, जिनका होना वहां पे जरूरी था। वरना तो आप प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट को ऐसे कैसे गिरा दोगे, उसके पास भी पावर होती है, पावरफुल होता है वो। एक तो बशर अल असद हो गया। दूसरा था इराक के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस थी ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कह लो या रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस कह लो, वो थी दो। एक थी अलकायदा और दूसरी थी आईएसआई।
आईएसआईएस उस टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करती थी। आजकल के टाइम में हमें सिर्फ आईएसआईएस का पता होता है नॉर्मल सिटीजन्स को। आईएसआईएस एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, आईएसआई एग्जिस्ट करती थी। आईएसआई की फुल फॉर्म थी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, तो वो सिर्फ इराक में ऑपरेट करते थे। ऐसे ही अलकायदा थी। अब आईएसआई की एक ब्रांच खुद दी है, या फिर यूं कह लो कि खुद आईएसआई कन्वर्ट हो जाता है और उसका नाम पड़ता है आईएसआईएस, यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। एट द सेम टाइम जो अलकायदा ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी भी एक ब्रांच खुलती है जिसका नाम पड़ता है जबात अल नुसरा। और जहां ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इस बात के लिए पैदा हुई थी कि भाई बशर अल असद की गवर्नमेंट को गिराना है, जिहादिस्ट ग्रुप्स ये बने थे, वहीं इन दोनों ग्रुप्स के आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए। आईएसआईएस का ये कहना था कि भाई जो ये जबात अल नुसरा है इसको आईएसआईएस में ही मिला लो। लेकिन उस टाइम पे जिस बंदे की यहाँ पे आपको थंबनेल में फोटो दिखी है ना, वहां इस बंदे का रोल शुरू होता है। अलकायदा की जो ब्रांच थी जबात अल नुसरा, जिसको आईएसआईएस चाहता था कि भाई इसको हमारे अंदर ही मिला लो, उसका जो लीडर था अबू मोहम्मद अल जलोनी, उसने टोटली इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी जो लॉयलिटी है वो टोटली अलकायदा के लिए है और हम साथ में नहीं मिलेंगे। और यहाँ से बशर अल असद और आईएसआईएस के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जिहादिस्ट मूवमेंट की या जिहादिस्ट ग्रुप की पिक्चर में आती है, जबात अल नुसरा, जिसका लीडर था अबू मोहम्मद अल जलोनी। और ये पूरा जिहादिस्ट मूवमेंट चलता रहा और सीरिया का सिविल वॉर चलता रहा। यूएसए के पास बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे सपोर्ट करने के लिए। बशर अल असद जो था वो रशिया का अच्छा खासा सपोर्टेड था और रशिया का लॉयलिस्ट था, इसलिए रशिया उसको अच्छा खासा सपोर्ट करता था। लेकिन यूएसए के पास ज़्यादा कुछ फोर्सेस नहीं थी। जो नॉर्थ ईस्ट में कुर्दिश रीजन था जहाँ पे सिविल वॉर की कोई सीन नहीं था, वो उनको सपोर्ट करते थे और उनके पास वही पावर थी जो वो होल्ड करते थे। लेकिन 2016 से लेकर 2017 के बाद कुछ चेंजेस आने शुरू हुए। जो ये ग्रुप था जबात अल नुसरा, जो जिहादिस्ट मूवमेंट के लिए शुरू हुआ था, और यहीं से ही इस पे $10 बिलियन की बाउंटी लगी थी अबू मोहम्मद अल जलोनी के ऊपर। इस पर्टिकुलर ग्रुप ने अपने आप की रीब्रांडिंग करनी शुरू करी। इनको समझ में आ गया कि भाई ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाने के बाद हमें कुछ मिलना नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम। इन्होंने अपनी रीब्रांडिंग शुरू करी और अपने ग्रुप का नाम चेंज किया। ग्रुप का नाम जबात अल नुसरा से चेंज करके HTS कर दिया, हयात तहरीर अल शाम। एक तरीके से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो काइंड ऑफ प्रॉपर इंटरव्यूज वगैरह देगी, प्रॉपर अपना जो है उसके जो लोग हैं वो कोट पैंट पहनेंगे, और जैसे यूएई या फिर बाकी के कंट्रीज है ना जो उस अरब के अंदर, वैसे बिहेव करते हैं। यूएसए के साथ रिलेशंस बनाएंगे, रशिया के साथ अपने रिलेशंस बनाएंगे। कहने का मतलब एक प्रॉपर कंट्री जो अच्छे से बातचीत करेगी और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन। और एट द सेम टाइम इन्होंने अपने अलकायदा के साथ, जहाँ पहले कभी इन्होंने अपनी लॉयलिटी प्रूव करी थी, उसे टोटली कट डाउन कर लिया, रिमूव कर लिया कि भाई हमारा अलकायदा से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम अब जिहादी ग्रुप बचे हैं। अब हम अपनी रीब्रांडिंग कर रहे हैं और हम इस हमारा जो सपना है वो सीरिया को रूल करने का है। और ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि अबू मोहम्मद अल जलोनी जो इसका लीडर था, उसी के थॉट प्रोसेस के हिसाब से ही ये सारे चेंजेस आ रहे थे। एट द सेम टाइम ही अबू मोहम्मद अल जलोनी ने अपना नाम चेंज कर दिया। उसने भी अपना नाम जो उसका ये अबू मोहम्मद अल जलोनी उसने नाम बाद में रखा था ताकि वो जिहादी ग्रुप को ज़्यादा मैच खाए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। एक पॉलिटिकल नाम होता है। बाद में उसने उसका जो बर्थ नेम है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इनको पीछे से कितना सपोर्ट मिला वेस्टर्न कंट्रीज का, कितना नहीं मिला, वो चीज़ अलग एनालिसिस करना पड़ेगा उसका। धीरे धीरे उन्होंने अपनी रीब्रांडिंग करी। रीब्रांडिंग करने के बाद में इन्होंने कुछ एरियाज को कंट्रोल करना शुरू करा। जैसे एक एरिया है इदलिब, वहाँ के ये रूलर बन गए और इन्होंने अपना वहाँ से पावर इकट्ठी करनी शुरू करी। धीरे धीरे टाइम के साथ बशर अल असद का तख्ता पलट कर दिया और ये पावर में बढ़ते चले गए। और फास्ट फॉरवर्ड आप करोगे 2024 में, जब बशर अल असद की गवर्नमेंट को गिराया गया ऑफिशियली 2024 दिसंबर के टाइम पे, तो जो मेजर कंट्रोल है वो HTS ने ले लिया। अब HTS जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को ऐसे बताती है कि वो एक फंक्शनल है, मतलब प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। अहमद हुसैन अल सरा जो ये इंसान है, इसने भी कोट पैंट पहन लिए हैं, ये इंटरव्यूज देना शुरू कर दिया है और ये भी सीरिया का प्रेसिडेंट, एक तरीके से इंटरिम प्रेसिडेंट ऑलरेडी बन चुका है। अब ये नॉर्थ ईस्ट में कुर्दिश रीजन के लोगों से बातचीत करता है, उनसे उन्होंने ऑलरेडी इन्होंने डील कर ली है कि भाई आप हमारे साथ काम करो, आपकी जो भी मिलिट्रीज है वो हमारे साथ मिलके काम करेंगी, सीरिया को अच्छा बनाएगी। जो साउथ में सुवाइदा वाला रीजन है उनसे इनकी डीलिंग चल रही है। हालांकि सुवाइदा जो है वो काफ़ी इस चीज़ से अभी रेसिस्ट कर रहा है कि भाई कल तो तू जिहादी था, आज तू जो है वो बढ़िया आदमी बन गया, तो कुछ कॉन्सेप्ट तो समझ आ नहीं रहा है। तो वो अभी टाइम ले रहे हैं और प्रोबेबली वो मैच खा जाए। एट द सेम टाइम यूएसए की जो कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज हो गए हैं, खास करके ट्रंप के टाइम पे। ट्रंप ने अपनी मेथोडोलॉजी चेंज कर दी है। उसका पर्पस है कि सीरिया के अंदर हम स्टेबिलिटी लेके आएंगे और हमारा जो पर्टिकुलर सपोर्टेड लीडर है वो टॉप पे बैठेगा। और इसीलिए आज के टाइम पे इनकी पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज हो गई। इन्होंने जितने बाउंटी लगा रखी थी अबू मोहम्मद अल जलोनी पे वो हटा ली, जो सीरिया के ऊपर सैंक्शंस थे वो हटा लिए। सऊदी अरेबिया और कतर, ये दो जो कंट्री हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे सीरिया के
करंट लीडरशिप को और उनका लोन माफ करा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं यूएस के साथ रिलेशन बना के ही हो रहा है। इसीलिए ट्रंप ने मीटिंग करी अहमद हुसैन अलसरा के साथ। करंट जो सिस्टम है वो काफ़ी चेंज हो रहा है। एट द सेम टाइम ट्रंप की जो मेथडोलॉजी है इस टाइम पे वो धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। वो अब पुरानी वाली जो डिप्लोमेसी का तरीका होता था, पावर को कंट्रोल करने का तरीका, उसको चेंज करके उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर रहा है कि भाई हर कंट्री के साथ अपने जो है ट्रेड करो और उसको स्टेबल करने की कोशिश करो। हर कंट्री में पैसा पहुंचेगा तो जो गरीबी है वो कम होगी, जिहादी ग्रुप्स जो है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो उसकी मेथोडोलॉजी थोड़ी चेंज होती जा रही है। खैर इस सब में जो है वो इंडिया का कोई खास लेना देना है नहीं। इंडिया क्या, बहुत सारे कंट्री का कोई खास लेना देना है नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। एट द सेम टाइम मेरे को एक और वीडियो बनाने का बहुत इंटरेस्ट है कि ट्रंप की जो सोचने का तरीका है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब जो है ना वो प्रॉपर पुरानी वाली डिप्लोमेसी यूज़ नहीं करता, अब वो कॉमर्शलाइज्ड डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करता है। यानी कि पैसा, बिजनेस, उससे आप रिलेशंस बनाओ, कंट्रीज को स्टेबल करो। अगर मुझे लगा कि उसे अलग से बनानी चाहिए तो बनाऊंगा, बाकी आप कमेंट में बता सकते हो। और बाकी वरना किसी और वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। ट्रंप और अबू मोहम्मद अल जलोनी की फोटो की जो कहानी थी वो मैंने आपको समझा दी।